हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसे हो सर? बढ़िया हूं बेटा, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलो जी, 1 मिनट का वेट कर लेते ताकि बच्चे आ जाएं, है ना। 4:01 या 2 मिनट मैक्सिमम आ जाना चाहिए आपको टाइम से क्लासेस में, ठीक है। सर जी गुड इवनिंग बालक, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। आ गए हैं सभी? आइए तो शुरुआत करते बेटा जी। आज वही हमारा अध्याय चल रहा, कौन सा? पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी पुष्प की संरचना की, जिसमें हमने पुष्प के भाग पढ़ लिए थे। 4 पुष्प पत्रों को हमने पढ़ा था। 4 पुष्प पत्र या पुष्प पर्ण या पुष्प के 4 भाग थे, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। चतुष्क बोला था, सॉरी, पुष्प के 4 भाग थे। क्या क्या थे आपका? बाह्य दलपुंज था, दलपुंज था, पुमंग था, जायांग था। ये किससे बने हुए थे? ये हम लोग देख चुके थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? नर जननांग, जिसमें हम पुंकेसर की बात कर रहे थे, स्टेमन की बात कर रहे थे, जिसको हमने लघु बीजाणु पर्ण बोला था। क्यों बोला था लघु बीजाणु पर्ण? ये हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इस पुंकेसर में, इसमें हमने इसकी बात करी थी। ये कौन था? पराग कोश था, ये तंतु था। पराग कोश का तंतु, पूतंतु। पराग कोश जो था वो कैसा था? द्विपालित था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब वो जो द्विपालित संरचना जो थी, वो जो द्विपालित संरचना जो थी, उसको हमने काटकर जब देखा तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दी थी। और फिर हमने इसको और बड़ा करके देखा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दी थी, ठीक है। सो यहां पर ये जो 4 किनारे जो थे, इन 4 किनारों को हमने क्या बोला था? कोष्ठक बोला था, खाली जगह को। और इनको स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था? लघु बीजाणु धानी, ये मैंने आपको बता दिया था। बाद में इसको हम क्या नाम देते हैं? परागपुट्टी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्यों स्टार्टिंग में लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, क्यों बाद में परागपुट्टी बोलते हैं, ये भी बता दिया था। बाद में मैंने आपको बताया था लघु बीजाणु धानी का विकास बताया था। तो सबसे पहले क्या बताया था कि इन चारों लघु बीजाणु धानियों का जो कॉमन आवरण था, उसका नाम क्या था? बाह्य त्वचा, है ना। उस बाह्य त्वचा के अंदर क्या मिल रही थी? एक कोशिका, जिसका नाम था आर्की स्पोरियल कोशिका, प्रसु कोशिका, जिसमें विभाजन हुआ तो क्या बनी थी बेटा? प्राइमरी पेराइटल सेल, जिसको हम प्राथमिक ना बोलकर सिंपल क्या, भित्तीय कोशिका या परिधीय कोशिका। और अंदर की तरफ जो बनी थी उसको हमने बोला था बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। यहां तक की बात हो गई थी, ठीक है। हाँ, होमवर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, कोई बात नहीं। आगे आगे जैसे लेक्चर होता जाएगा तो वो क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। तो पुराना जो होमवर्क है, यानी फर्स्ट सेकंड लेक्चर के जो होमवर्क है, उनको रिपीट करते रहा करो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि भैया भित्तीय कोशिका जो थी उसने लगातार विभाजन किया था, जिसकी वजह से 3 स्तरों का निर्माण हुआ था, अंतस्थीसियम का, मध्य स्तर का और टैपिटम का, ठीक है। और जो बीजाणुजन कोशिका थी उसने विभाजन करके एक ऊतक बनाया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? बीजाणुजन ऊतक था, ठीक है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई थी, यहां तक की बात क्लियर हो गई थी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने चारों स्तरों की बात करी थी कि चारों स्तर में कौन एकल स्तरीय है, कौन 1 से 3 स्तरीय है, कौन बहुकेंद्र की है, यहां तक की बात हो गई थी। मैंने आपको बाह्य त्वचा का कार्य बता दिया था, अंतस्थीसियम और मध्य स्तर का कार्य बता दिया था। अब बचा था क्या? टैपिटम, ठीक है। सो हम लोगों ने टैपिटम की बात करनी थी इस तरीके से। ये जो टैपिटम जो थी, इस टैपिटम की हमें बात करनी थी, ठीक है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी भी लेकर आया हूं और एनसीईआरटी हाइलाइटेड भी लेकर आया हूं। ये एनसीईआरटी हाइलाइट भी है मेरे पास में, तो इसको भी आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार अपने तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स है उसकी बात करेंगे। तो ये लघु बीजाणु धानी थी। और बेटा इस लघु बीजाणु धानी में कुल मिलाकर क्या थी बेटा? इस तरीके से लघु बीजाणु धानी थी। और इस लघु बीजाणु धानी में कुल मिलाकर क्या मिल रही थी? आपकी 4 स्तरें मिल रही थी, जिसमें से एक कॉमन स्तर थी। और वो जो कॉमन स्तर जो थी, उस कॉमन स्तर का नाम क्या था? बाह्य त्वचा। फिर उसके नीचे अंतस्थीसियम, फिर उसके नीचे मध्य परत, और फिर मध्य परत जो 1 से 3 हो सकती है। और फिर फाइनली उसके नीचे कौन मिल रही थी?
सर टैपिटम मिल रही थी। टैपिटम कैसी थी? बहुकेंद्रकीय थी, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इनके कार्यों की अगर मैं बात करूं तो कार्य मैंने आपको बता दिए थे। बाह्य त्वचा का कार्य क्या था? प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद अंतस्थीशियम जो थी और मध्य परत जो थी, इनका मेनली कार्य क्या था? स्फुटन में सहायता करना। किस चीज में हेल्प करना? सर ये जो थी ये स्फुटन में हेल्प करती है। कुछ कुछ बुक्स में लिखा होगा कि मध्य परत जो होती है वो पोषण में हेल्प करती है। हाँ, थोड़ा बहुत पोषण में भी हेल्प करती है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। और एक समय आता है कि टैपिटम की जो कोशिकाएं होती है ना, ये टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये टैपिटम की कोशिकाएं जो बहुकेंद्र की होती है, ये मध्य स्तर की कुछ कोशिकाओं को खा जाती है। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंक्शन याद रखना था कि बाह्य त्वचा का कार्य क्या था? सीधा सीधा बाह्य त्वचा जो थी वो किस चीज में हेल्प कर रही थी? सर बाह्य त्वचा जो थी वो प्रोटेक्शन कर रही थी, यानी सुरक्षा प्रदान कर रही थी। ये हम लोगों ने बात करी थी। फिर अंतस्थीशियम जो थी, अंतस्थीशियम जो थी और उसके साथ साथ मध्य स्तर जो थी या मध्य परत जो थी वो किस चीज में हेल्प कर रही थी? सर स्फुटन में सहायता करती हैं। और लास्ट में बचा था क्या? टैपिटम। ये टैपिटम जिसकी हम लोग बात करने वाले थे, ये टैपिटम जहां पर हमने कल छोड़ा था, इस टैपिटम के कार्य क्या क्या है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। सर स्फुटन का मतलब क्या होता है? कल की क्लास लेना दोस्त, कल बता दिया था। स्फुटन का मतलब होता है फटना। हाँ जी, चलें। सर ये चैप्टर में कैसे लिखना है आपको? संडे को एनसीईआरटी संपूर्ण मिल जाएगी दोस्त, संडे को एनसीईआरटी संपूर्ण मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे संडे को। तो नोट्स की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज टेंशन लेने की जरूरत है और वो चीज है आपको समझ में आना। आप जब तक समझेंगे नहीं, चीजों को फील नहीं करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ नोट्स से काम नहीं चलता है ना। सर 5 किंगडम पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? तो पगला गया है क्या बे? पगला गया है? 5 किंगडम इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, है? चलिए जी आगे बढ़े। सो हम यहां पर किसकी बात करने वाले हैं? टैपिटम की बात करने वाले हैं, टैपिटम के कार्य देखने वाले हैं। तो बेटा टैपिटम के 3 कार्य हम देखेंगे यहां पर। सबसे पहला कार्य जो हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये टैपिटम जो होती है ये पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अब आप मुझे बताएंगे ये अगर पोषण प्रदान कर रही है तो किसको पोषण प्रदान कर रही है? जरा सोच, अंदर कौन मिल रही है? ये दिमाग लगाइए, अंदर कौन है यहां पर? सोचिए, अंदर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का नाम क्या था? सोचिए, बीजाणु जन ऊतक की कोशिका थी। ये बीजाणु जन ऊतक की कोशिका आगे चलकर क्या बनाएंगी? लघु बीजाणु। ध्यान से सुन, एक दिन पुरानी बात जो है 24 घंटे में भूल जाते हैं, तो मैं रिवाइज इसीलिए कराता हूं ताकि 24 घंटे पहले जो चीज पढ़ाई है वो याद रह सके, है ना। सो मेरे भाई यहां अंदर कौन है? सर ये जो अंदर जो कोशिकाएं हैं ये हैं लघु बीजाणु, या मैं बोलूंगा ये जो अंदर कोशिकाएं थी ये कौन था? बीजाणु जन ऊतक था। तुम्हारी एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है, यहां पर देख, बीजाणु जन ऊतक लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ? बीजाणु जन ऊतक। जो यहां पर मिलेगा, यहां पर जो कोशिकाओं का समूह मिलेगा उसका नाम है बीजाणु जन ऊतक। तो ये बीजाणु जन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनको पोषण देंगी। अभी इन्हीं कोशिकाओं में से यही कोशिकाएं आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी? लघु बीजाणु का। वो लघु बीजाणु किस में बदलेंगे? परागकण में। तो मेरे भाई दिमाग लगा, ये पोषण किसको देंगी? सर स्टार्टिंग में जो यहां पर कौन है? बीजाणु जन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनको प्रदान करेंगी। फिर ये बीजाणु जन ऊतक की कोशिका किसमें बदलेंगी? बाद में लघु बीजाणु में। किसमें बदलेंगी? लघु बीजाणु में। यानी यूं समझो, अंदर जो है सबसे पहले एक कोशिकाएं हैं जिनको हमने नाम दे दिया ए कोशिका। ए कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर रही है टैपिटम। ओके, अब ये ए कोशिका किसमें बदल गई? बी कोशिका में, जिसका नाम है लघु बीजाणु, तो उनको भी प्रदान करेंगी ये पोषण। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें बदलेंगी? सर ये परागकण में बदलेंगी। तो उन परागकणों को भी पोषण कौन प्रदान करेंगी? यही टैपिटम। तो कुल मिलाकर ये टैपिटम पोषण प्रदान करेंगे। अब एक बालक जो है कंटिन्यूअसली पूछ रहा है, सर कैसे बदलेंगी? बहुत जल्दी है तेरे को, बहुत जल्दी है। आज का लेक्चर खत्म हो जाने दे, क्लास एंड हो जाने दे, फिर मैं तेरे को इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, तेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। लेकिन ध्यान से सुन तो सही, ध्यान से सुन तो ले, पहले एक बार फोकस तो कर ले पढ़ाई पर। क्या जो चीज कह रहा हूं उसको तरीके से सुन तो सही, पढ़ाई कैसे की जाती है। समझ कि अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, वो जब बदल रही हैं इसमें,
तो इस संरचना को भी पोषण मिलेगा, ये इसमें बदलेंगे, इस संरचना को भी पोषण मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस स्तर का कार्य क्या हो गया? पोषण प्रदान करना। किसको? इन सारी संरचनाओं को जो यहां पर बनेंगी। ओके सर, नेक्स्ट दूसरा कार्य है। अगर ऐसे करोगे ना तो आगे चलने वाली आगे जो चीजें जो आएंगी वो समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो पहला कार्य हो गया पोषण प्रदान करना, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टैपिटम का कार्य। मैं दूसरा कार्य बता रहा हूं। ये टैपिटम जो होती है बेटा, ये टैपिटम ये एक पदार्थ निकालती है, एक केमिकल स्त्रावित करती है, रसायन स्त्रावण करती है, ठीक है। अब उस रसायन का नाम क्या है? इस पेज पर लिख रहा हूं, वही दूसरा बिंदु। ये जो दूसरा बिंदु जो लिख रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। इतना तो कॉमन सेंस बुद्धि लगा सकता। अब उस रसायन का जो ये स्त्रावण कर रही है कौन? टैपिटम। उस रसायन का नाम आपने याद रखना, उस रसायन को हम बोलते हैं यूबिश, सर अंग्रेजी में यूबिश। सर ये क्या होता है? मैंने कहा रुक जा, ये यूबिश एक रसायन है, ये एक स्ट्रक्चर है जो दो चीजों से मिलकर बनी है। किससे? सर प्रोबिश, सर अंग्रेजी में प्रोबिश, और स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, सर अंग्रेजी में स्पोरोपोलिनिन। तो कुल मिलाकर दो चीजें मिलकर ये कहला रही हैं। जैसे मैंने बोला, मान ली ये कौन है? सर ये प्रोबिश है, और ये कौन है? सर ये स्पोरोपोलिनिन है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला? यूबिश। तो इन दोनों को मिलाकर ये बोला जा रहा है, और इसका स्त्रावण कौन कर रहा है? हमारी टैपिटम कर रही है। तो इतनी बुद्धि लगा कि ये नहीं बोल सकता डायरेक्टली कि टैपिटम ये दोनों केमिकल निकाल रही है, इन दोनों केमिकल को मिलाकर ये बोला जा रहा है। तो ऐसे कान को पकड़ लो या ऐसे कान को पकड़ लो, बात तो एक ही है कि टैपिटम ने ये केमिकल निकाले, इन दोनों केमिकल को ये बोला जा रहा है। तो हमने डायरेक्टली बोल दिया टैपिटम ने ये केमिकल निकाला जो इन दोनों से बना हुआ है। अब सर ये क्या है? ये क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिश ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के फैट होते हैं, वसा में संरचनाएं होती है, वसा में संरचनाएं होती है, वसा से बनी होती है, फैट से बनी होती है। और ये जो होते हैं ये भी एक प्रकार के फैट ही हैं, वसा में संरचनाएं होती हैं। ये इनमें वसा प्लस तेलीय पदार्थ होता है। ये बेसिकली ये कैसा पदार्थ होता है? तेलीय पदार्थ होता है, यानी फैट तो होती है प्लस ऑयल भी होता है इसमें। अब सर आगे फोकस कर यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुन, यहां पर ध्यान से सुन। क्या कि ये केमिकल निकाला है क्या? प्रोबिश, जो एक प्रकार का वसा प्लस तेल से मिलकर बना होता है, जबकि स्पोरोपोलिनिन वसा में संरचना होती है, फैट से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। अब ये करती क्या है? मैंने कहा तसल्ली रखना, ये सारी चीजें आएंगी जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी आगे आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा था कि टैपिटम का कार्य हमें देखना था। तो हमने ये पढ़ा कि टैपिटम 3 कार्य करती है। एक तो पोषण प्रदान करती है, एक ये यूबिश बनाती है, यूबिश इन दोनों से बना होता है। ये क्या कार्य करते हैं? मैंने कहा तसल्ली रखना, आएगा, आज ही आएगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट तीसरा कार्य, ये एक एंजाइम स्त्रावित करती है, एंजाइम का स्त्रावण करती है। सर कौन से एंजाइम का स्त्रावण करती है? ये जरूर याद रखना, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। उस एंजाइम का नाम है कैलेज। क्या हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। एक एंजाइम का स्त्रावण करती है कौन बेटा? आपकी ये जो टैपिटम है ये एक एंजाइम का स्त्रावण करती है जिसका नाम है कैलेज। अब ये कैलेज क्या करेगा ये भी अभी हम पढ़ेंगे। सर यहां पर ये जो 3 बिंदु थे, इन 3 बिंदु में से सिर्फ पहला बिंदु हमें वो भी आधा अधूरा सा क्लियर हुआ, आधा अधूरा क्लियर हुआ, पूरा क्लियर नहीं हुआ कि सर ये तो समझ में आ गया कि ये जो स्तर जो थी हमारी ये वाली, ये टैपिटम जो बहुकेंद्रकीय थी, क्यों बहुकेंद्रकीय थी ये मैंने आपको बता दिया। ये जो बहुकेंद्रकीय थी है ना, ये बहुकेंद्रकीय थी, ये पोषण प्रदान करती है जो भी अंदर होगा उसको,
अब अंदर जो है बीजाणु जन ऊतक है जो बाद में लघु बीजाणु में बदलेगा, जो परागकण बनाएगा। तो अंदर जो भी बनेगा उसको पोषण प्रदान करेगी। दूसरा, ये कुछ केमिकल स्त्रावित कर रही है जो ये कहला रहे हैं, और ये इन दोनों से बने हुए हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। और ये एक एंजाइम स्त्रावित करेगी, इसका कार्य क्या होता है ये भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा आएगा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर कार्य है, कुल मिलाकर यहां पर 4 परतों के। अब आगे हम बात करते हैं। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है बेटा जी यहां पर लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यहां पर लघु बीजाणु जनन अगला टॉपिक है। सर ये क्या होता है लघु बीजाणु जनन? आइए समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या है। देख मेरे दोस्त, मेरे को जल्दी से बता, यहां पर ये जो संरचना जो थी, ये जो संरचना थी, ये 4 स्तरें थी। इन 4 स्तरों के सबसे अंदर कौन सा ऊतक मिल रहा था? सर बीजाणु जन ऊतक मिल रहा था। क्या मिल रहा था? सर बीजाणु जन ऊतक मिल रहा था, है ना। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये कोशिकाएं जो हैं ये क्या कहला रही थी? बीजाणु जन ऊतक कहला रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न में आपको, प्रश्न नहीं है, एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा था सर, मैसेज किया था। सर एक बात बताओ, जब टैपिटम जो है वो बहुकेंद्रकीय है ना, बहुकेंद्रकीय है, यानी उसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। और आपने ये बताया था ये बहुकेंद्रकीय कब किस वजह से बनती है? जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता, है ना। एक बच्चे ने बहुत लॉजिक के साथ एक क्वेश्चन पूछा कि सर जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो बहुकेंद्रता आती है, बहुत सारे केंद्रक एक कोशिका में बन जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सर जब बहुत सारे केंद्रक बन रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा तो फिर वो जो स्तर जो थी, ये टैपिटम स्तर जो थी, ये टैपिटम स्तर का निर्माण कैसे हो गया? ये कोशिकाएं कैसे बन गई? सर ये कोशिकाएं कैसे बन गई? फिर मैंने कहा चलो इसको एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। मैंने कहा मान ले ये एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर तूने कैरियोकाइनेसिस कराया और फिर तूने साइटोकाइनेसिस करा दिया, 2 कोशिका बन गई। फिर इन दोनों से वापस से कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस करा दिया। करते 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 फाइनली एक स्तर बन गई है जिसमें प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। चलो सर फाइनली एक लेयर बन चुकी है, एक स्तर बन चुकी है जिसमें प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक है। ओके, अब जब ये स्तर बन जाएगी उसके बाद में जब इस स्तर का, जब इस लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद में इसकी प्रत्येक कोशिका में कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा। अब इमेजिन कर, इस कोशिका में कैरियोकाइनेसिस तो होता जाएगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा। नाउ अब स्तर बनने के बाद में, लेयर के फॉर्मेशन के बाद में, जब एक स्तर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में इन कोशिकाओं में ये क्रियाविधि जब संपन्न होएगी तो फाइनली बहुकेंद्रता आ जाएगी। अब ये स्ट्रक्चर को हमने परफेक्ट टैपिटम बोला है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, सर ये क्यों करा हमने, क्यों इतने सारे केंद्रक बना दिए, इसका फायदा क्या होएगा? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बात को सोचो। सोच, अगर मैं तेरे को बोलूं ये एक स्तर जिसमें मान ले 10 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिका? 10 कोशिका, और 10 कोशिका में 10 केंद्रक, यानी एक कोशिका में एक केंद्रक। यहां पर सोच, 10 कोशिका और एक कोशिका में अगर 5 केंद्रक है तो 50 केंद्रक हो गए। हाँ सर। जगह उतनी ही घेरी? हाँ सर। जगह उतनी घेरी जा रही है? हाँ सर। एरिया उतना ही कवर हो रहा है? हाँ सर। जितना यहां पर कवर हो रहा है उतना यहां, भाई यहां पर भी एक कोशिका, यहां पर भी एक कोशिका, यहां पर 10 कोशिका, यहां 10 कोशिका, लेकिन इस 10 कोशिका में 10 केंद्रक है, यहां 10 कोशिका में 50 केंद्रक है, तो कम एरिया घेरे हुए ज्यादा केंद्रक इसमें मिल रहे हैं। और वो केंद्रक अगर पोषण प्रदान करेंगे तो बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होएगा जो पोषण दे पाएगा? ये कि ये होएगा।
डन। तो ये रीजन था। अब इतना अगर तू डीप में घुसना चाहेगा, घुसना चाहता है तो फिर बेटा बीएससी कर लेना है? सर टैपिटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? टैपिटम बोलते हैं भाई। सर ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल दो। बहुकेंद्र की है, पिछले चैप्टर को पढ़ अमन। पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अमन पांडे, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। बहुकेंद्र की है, हमारे अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है? चैप्टर पढ़ बेटा। सर साइटोकाइनेसिस बंद कैसे हुआ? कल क्लास में बता दिया था, कई सारे रीजन हो सकते हैं। पढ़ा करो तुम यार, तुम बिल्कुल नहीं ध्यान से सुनते हो। तुम सिर्फ एक ही चीज है, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तुमको ये ध्यान नहीं रहता कि हम उसका आंसर बता चुके हैं, है ना? चलो जी, सो आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये था गुरु, हमें अब अगला टॉपिक पढ़ना था लघु बीजाणु जनन। सर ये क्या होता है लघु बीजाणु जनन? सर इसको लघु बीजाणु जनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको भी लिख देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है सर ये लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मैंने कहा सिंपली, मैंने कहा देख, ये एक स्तर, दूसरी स्तर, तीसरी स्तर, चौथी स्तर। जस्ट इमेजिन ये हमारी एपिडर्मिस है। सर एपिडर्मिस कौन थी? बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस बोला था। ये एंडोथीशियम है। सर हिंदी में क्या बोला था? अंतस्थीशियम बोला था। ये मिडिल लेयर है, हिंदी में क्या बोला था? मध्य परत। और ये टैपिटम है। ओके जी, अंदर मेरे को बताओ, अंदर यहां पर क्या मिल रही थी? जरा फटाफट बताओ मेरे को, यहां पर अंदर क्या मिल रही थी? यहां पर आप सीधा बोलेंगे सर अंदर मिल रही थी बीजाणुजन ऊतक। कौन मिल रहा था? ये बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं मिल रही थी। ओके जी, कौन मिल रही थी? बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं मिल रही थी। ये भी चीज क्लियर है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, इधर देखना, इधर देखना, ये बीजाणुजन ऊतक की कोशिका विभाजन करेंगे। चलो सर, इस कोशिका ने विभाजन किया, दो कोशिका बना दी, ये लो खत्म, दो कोशिका। इसने विभाजन किया, दो कोशिका, दो कोशिका। इसने विभाजन किया, दो कोशिका, दो 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 दो, ऐसे कुल मिलाकर कई सारी ये कोशिकाएं बन चुकी हैं अंदर। आराम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। कुल मिला के बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं ने क्या किया सर? विभाजन किया। ओके सर, अब इनके विभाजन के परिणाम स्वरूप जो यहां पर कोशिकाएं बनी है, ध्यान से सुनना। क्या हो गया भैया, क्लास रुक गई है? क्लास 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 रुक गई है, क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है। क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है। क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है, चल रही है ना? चलो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। अगर किसी की क्लास रुक गई थी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने बोला बेटा तेरे को ये चार स्तरें दिखाई दे रही, तूने बोला हाँ सर चारों स्तरें दिखाई दे रही। मैंने कहा अंदर कौन सी कोशिकाएं थी? तूने बोला सर अंदर जो थी, अंदर जो थी ये कोशिकाएं थी। कौन? बीजाणुजन ऊतक। तूने बोला ठीक है सर। अब ये जो बीजाणुजन ऊतक है, जिनकी क्लास रुक गई थी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बार बार मत बोलना, फिर से रिपीट कर दो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ये चार स्तरें, अंदर कौन? बीजाणुजन ऊतक। आपने बोला ठीक है। मैंने बोला ये बीजाणुजन ऊतक क्या करेगा? आपने बोला विभाजन। ये एक कोशिका से दो, इस एक से दो, इस एक से दो, ऐसे करते करते हर एक से दो 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 दो। चलो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि बीजाणुजन ऊतक ने, ऊतक की कोशिकाओं ने क्या किया सर? विभाजन किया। ओके सर, आराम से समझ में आ रहा है? ओके सर, चल। तो बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाओं ने क्या किया? विभाजन। आपने बोला ठीक है। अब विभाजन के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? विभाजन के हाँ जी सर, यहां पर विभाजन कौन सा हो रहा है? समसूत्री
कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्रीय बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं थी वो द्विगुणित थी, और यहां पर विभाजन कौन सा हुआ? समसूत्रीय। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं, ध्यान से सुनना, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप ये जो कोशिकाएं बनी हैं, ये कोशिकाएं जो अब फिर वापस से क्या करेंगी? वृद्धि नहीं करेंगी। सोच, विभाजन के बाद क्या होएगा? वृद्धि होएगी ना। वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए होगा? पोषण चाहिए होगा। पोषण कहां से मिलेगा? सर टैपिटम से मिलेगा। तो इनको पोषण मिलेगा तो ये आकार में बड़ी हो जाएंगी। हाँ सर, ये आकार में बड़ी हो जाएंगी। लो जनाब, ये आकार में बड़ी हो गई है। ओके सर। अब जब ये आकार में बड़ी हो जाएंगी, विभाजन के परिणाम स्वरूप वृद्धि होगी, और वृद्धि होने के बाद ये जो कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया। क्या नाम दिया? इनको हमने नाम दिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या इनका दूसरा नाम होता है पराग मात्र कोशिका। अब हर चीज के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा करने से पहले एक बार चीज को कंप्लीट होने दिया करें कि सर क्यों बोला, किस लिए बोला। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पता थोड़ी देर में तेरे को आंसर मिल जाए, तो थोड़ा थाबस रख, तसल्ली रख। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर बुक में तो मियोसिस लिखा हुआ, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? वेट कर सकता है, तसल्ली रख सकता है, पेशेंस रख सकता है, धैर्य रख सकता है। अगर रख सकता है तो धैर्य रख थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अर्धसूत्री अभी आएगा। कहां पर आएगा? पेशेंस रख थोड़ा। पढ़ाई कर ले यहां पर ध्यान से, और अगर नहीं पढ़ाई करनी है, पेशेंस नहीं है, तो क्लास से भगा दूंगा मैं यहां पर। हाँ भाई, बीजाणुजन ऊतक जो था, बीजाणुजन ऊतक जो था, उनकी कोशिकाओं ने क्या किया? विभाजन किया। कौन सा किया? समसूत्री किया। जिसके बाद उन कोशिकाओं ने क्या करी? वृद्धि करी। वृद्धि करने के बाद इन कोशिकाओं को हमने ये नाम दिया। अब आप मुझे बताइए, ये वाली कोशिका द्विगुणित है कि अगुणित है? वो जो ऊपर लिखी हुई है, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इनको शॉर्ट में, अच्छा इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यहां पर लिख देता हूं बेटा। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका जो है, सर इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेटा इनको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। जल्दी से मुझे बता, ये द्विगुणित है कि अगुणित है? सोच, ये डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? अरे गुरु, ये वाली जो कोशिकाएं जो थी, जो द्विगुणित थी, जिन्होंने विभाजन किया, कौन सा? समसूत्री, फिर वृद्धि करी, तो मेरे भाई समसूत्री होएगा, तो ये भी कैसे होगी? द्विगुणित होगी ना। हाँ सर। तो फाइनली ये जो कोशिकाएं हैं, ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं। ओके सर। कैसी कोशिकाएं हैं ये? द्विगुणित कोशिकाएं हैं। अब इनको हमने ये नाम क्यों दिया है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पराग मात्र कोशिका। ये मात्र कोशिका क्या होती है? तो याद रखना, ध्यान से सुनना, वो कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन दर्शाती हैं, वो कोशिका जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उनके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं मात्र कोशिका। क्यों सर? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे? युग्मक, और युग्मक अगर बनेंगे तो फिर आगे अगली पीढ़ी आएगी, और अगली पीढ़ी कौन लेकर आती है? माता लेकर आती है। इसीलिए इन कोशिकाओं को हमने क्या बोला? मात्र कोशिका। डन, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने बोला कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका ये रही सर, जो यहां पर बन चुकी है। डन। अब इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जल्दी से आंसर बताइए, क्या ये एक प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी तो बात हमको समझ में आ रही है, पेड़ों की बात कर रहे हैं, पुष्पीय पादपों की बात कर रहे हैं, तो ये पादप कोशिका है। याद कर, दो पादप कोशिकाओं के बीच में कोई कनेक्शन बैठाने वाली चीज होती थी। जल्दी से, दो पादप कोशिकाओं के बीच में अगर मुझे जीव द्रव्य को जोड़ना है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसके कारण जीव द्रव्य जुड़ सकता है? कौन ऐसी संरचना है जो जीव द्रव्य को जोड़ सकती है? जीव द्रव्य को जोड़ सकती है। सोच, इनका जीव द्रव्य आपस में किसके कारण जुड़ सकता है? दिमाग लगा। ये जीव द्रव्य एक दूसरे से जुड़ जाएगा
कौन होता है जो जीव द्रव्य को जोड़ सकता है? तुम अच्छे तरीके से जानते हो, सेल वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीव द्रव्य को जोड़ने का काम कौन करती है? कुछ संरचनाएं जो कनेक्ट करती है। यस, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कौन है गुरु? ये है प्लाज्मोडेस्मेटा, है ना? हाँ सर, चलो डन। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब अगला प्रश्न। मेरे भाई ये तेरे को कोशिका दिखाई दे रही है? तूने बोला हाँ सर। मैं तेरे को यहां पर भी बना देता हूं, ये देख। मान ले ये हमारी दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है और इनके बीच में कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को हमने क्या बोला सर? उस कनेक्शन को हमने प्लाज्मोडेस्मेटा बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं है, होता है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न, जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न सोच, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सोच समझकर आंसर देना, सोच समझकर। मैं बोलने वाला हूं कि ये कोशिका ना बेटा आगे चलकर युग्मक बनाने वाली है, और सिमिलरली ये कोशिका भी आगे चलकर युग्मक बनाने वाली है। क्या बनाने वाली है? युग्मक। युग्मक बनाने वाली है ना? नर युग्मक बनाने वाली है। अब तो सोच, अगर इसका मटेरियल यहां से यहां चला जाए, या इसका यहां चला जाए, इसका कुछ मटेरियल यहां से यहां निकलकर अगर यहां आ गया, या इसका मटेरियल यहां से यहां चला गया, तो वो जो युग्मक बनाने की प्रक्रिया जो होएगी, क्या उस पर असर पड़ेगा? दिमाग लगा, सोच। अगर यहां का मटेरियल निकलकर यहां आ गया, तो वो जो युग्मक बनने की प्रक्रिया उस पर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। युग्मक प्रॉपरली बनेगा या नहीं बनेगा? सर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि एक युग्मक बनाने के लिए कोशिका के अंदर संपूर्णतः वो सारी चीजें होनी चाहिए। अब इमेजिन कर, अगर वो चीज यहां से यहां निकल गई, सोच माइटोकॉन्ड्रिया यहां से यहां आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया की कमी हो गई, अंतःप्राय द्रव्य जालिका यहां आ गई, तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्सचेंज हो सकता है ना? हाँ सर। तो तुम मुझे बताओ, अगर ये कोशिका युग्मक बनाने वाली है, तो क्या हमें इन कोशिका में एक्सचेंज होने देना है या एक्सचेंज होने से रोकना है? सोच, एक्सचेंज होने देना है या एक्सचेंज होने से रोकना है? सर हमें इनके बीच में एक्सचेंज होने से रोकना है। रोकना है ना? रोकना है ना? नहीं सर, नहीं रोकना। अजी रोकना है मेरे भाई। सोच, अगर यहां के माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ गए, तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया की कम संख्या होगी, एनर्जी कम बनेगी, युग्मक नहीं बन पाएगा। तो हमें इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होने से रोकना है। तो कैसे रोके? कैसे रोके? तो इस परिस्थिति में ये जो कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस परिस्थिति में हमें इस कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। सर कैसे कनेक्शन को तोड़ेंगे? तो ये जो कोशिका है, जिसका नाम है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, यही कोशिका अपने चारों तरफ एक केमिकल निकालती है, एक रसायन निकालती है, और वो रसायन इस प्लाज्मोडेस्मेटा को खत्म कर देता है। यहां पर भी इस कोशिका ने भी एक केमिकल निकाला, और वो केमिकल, वो रसायन इस प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन को खत्म कर देगा। अब आप पूछेंगे वो केमिकल कौन है? बेटा वो है एक कार्बोहाइड्रेट, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है बीटा ग्लूकेन। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है बीटा ग्लूकेन, जिसके कारण एक लेयर का, एक स्तर का फॉर्मेशन हो गया, और इस स्तर को, इस लेयर को बोला जाता है क्या? कैलोज स्तर। इस स्तर को क्या नाम दिया जाता है? कैलोज स्तर कहा जाता है। तो मेरे भाई ये जो कैलोज स्तर जो किससे बनी हुई थी? एक केमिकल से, एक रसायन से, और उस केमिकल का नाम है बीटा ग्लूकेन। क्या नाम है? बीटा ग्लूकेन। ग्लूकेन मींस ग्लूकोज, ठीक है? सो बीटा ग्लूकेन से बनी हुई एक संरचना, जिसको हमने एक स्तर, जिसका नाम है कैलोज भित्ति या कैलोज स्तर, जिसने किसको खत्म कर दिया? सर यहां पर जो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन था उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? क्योंकि हम एक्सचेंज नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि यही कोशिका आगे चलकर क्या बनाने वाली है? युग्मक बनाने वाली है। डन, क्लियर, डन डना डन डन। चल सर, यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से सुन। फाइनली तेरे पास क्या आ चुका है? सर मेरे पास ये है, ऐसे ही बनाया मैंने यहां पर,
देखते कौन मुझे आंसर बता पाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, ग्रीन वाली स्तर जो है इसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, ये जो ग्रीन वाली स्तर है इसका नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया तेरे को, ये जो हरी हरी संरचना मैंने बताई है ये कौन है? ये जो हरी हरी संरचना ये कौन है? कैलोज आवरण। डन। चलो मुझे बताओ ये गुलाबी गुलाबी संरचना क्या है? जल्दी से देखते कौन बच्चा बताएगा ये गुलाबी संरचना क्या है और ये जो सफेद आवरण है वो कौन है? देखते हैं कौन बताएगा। चलो पहले गुलाबी वाली बताओ, गुलाबी वाली कौन है? गुलाबी वाली बताओ, पिंक वाली बताओ, पिंक वाली संरचना बताओ, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, टाइम नहीं है, जल्दी से बताइए। ये संरचना है, इस संरचना में जरा जल्दी से बताइए। ग्रीन वाली तो तुमने बता दी कि सर ग्रीन वाली तो कैलोज है, गुलाबी वाली कौन है और सफेद वाली कौन है? सर गुलाबी कौन है? गुलाबी। वेल डन विकास कुमार, वेरी गुड। ये कह रहा एपिडर्मिस, चाटाना पड़े तेरे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, चाटाना पड़े तेरे। भोंदूलाल, अब ये कोशिका है, कोशिका, तूने इस कोशिका के ऊपर कैलोज भित्ति चढ़ा दी, तूने इस कोशिका के ऊपर कैलोज भित्ति चढ़ा दी, कैलोज भित्ति चढ़ा दी, कैलोज भित्ति चढ़ा दी, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन तोड़ ताड़ दिया। अरे भोंदूलाल, कहां से एपिडर्मिस आ गई, कहां से स्पोरोपोलिन आ गया बुद्धू हैं? अरे बांगड़ू, ये कोशिका है कि नहीं है? ये पादप कोशिका थी ना, ये कौन है? कोशिका है कि नहीं है? कोशिका है कि नहीं? कहां से एपिडर्मिस आ गई बांगड़ू? ये कौन है? ये गुलाबी वाली स्तर कौन है? ये कोशिका भित्ति है रे। कौन है ये? कोशिका भित्ति। अरे बुद्धू, पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के बाहर कौन थी? कैलोज थी। अब कोशिका भित्ति के नीचे कौन मिलेगी? कोशिका झिल्ली। कारे ऐसे निपटाएगा क्या नीट का एग्जाम बिना दिमाग लगाए? हैं? वेल डन विकास कुमार, बहुत बढ़िया। ऐसे लगाओगे क्या? हैं? ऐसे निपटाओगे? ऐसे थोड़ा काम चलेगा बिना बिना दिमाग लगाए। चलो जी, यहां तक चीज क्लियर? चलें? चलो। और ये कौन है? 2n कौन है? ये तो पता है ना, केंद्रक है, और अंदर कोशिका द्रव्य मिलेगा जिसमें कोशिकांग मिलेंगे। डन। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब ये कोशिका में होएगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होएगा? अर्धसूत्री विभाजन। अब आप मुझे बताएंगे, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होएगा, क्या होएगा गुरु? इस कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो खुद सोच समझ कर मुझे बताओ, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो कितनी कोशिका बनेंगी? बताओ जल्दी से। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होएगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो फाइनली कितनी कोशिका बनेंगी? दिमाग लगा, सोच। 4 बनेंगी ना? हाँ सर 4 बनेंगी, बनेंगी ना? अब इमेजिन कर, दिमाग लगा, सोच। ये एक कमरा है, ठीक? ये एक कमरा था, इस कमरे के अंदर एक कोशिका थी, ये बॉल है। अब इस बॉल ने विभाजन करके 4 बॉल बना दी, इस बॉल ने विभाजन करके 4 बॉल बना दी हैं। तो वो जो 4 बॉल जो रहेंगी, वो 4 बॉल इसी कमरे के अंदर होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। चल इधर देख, मैंने कहा कोशिका ये जिसके बाहर कैलोज भित्ति, ये तो कैलोज भित्ति तो यूं की यूं रह गई, ये कैलोज भित्ति तो यूं की यूं है, ये रही है कैलोज भित्ति। अब इस कैलोज भित्ति के अंदर कौन थी? कोशिका थी। तो मेरे भाई कैलोज भित्ति तो यूं की है, कोशिका ने विभाजन किया, और कोशिका ने विभाजन किया है तो टोटल कितनी कोशिकाएं बनेंगी सर? 4 कोशिका बनेंगी। और वो चारों कोशिका, दिमाग लगा, बुद्धि लगा, द्विगुणित के अगुणित, अगुणित।
क्या इतना सा कंसेप्ट तुम्हारे पल्ले पड़ा कि माथे को चीरता हुआ चला गया? इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, डन, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सर, अब इस संरचना को क्या नाम देंगे? तो बेटा ये जो संरचना जो होती है इसको बोला जाता है चतुष्क, पराग चतुष्क। क्या नाम दिया? पराग चतुष्क, पोलन टेट्राड। क्या सर ये परागकण है? नहीं, सिर्फ नाम दिया है पराग चतुष्क, ठीक है। और इस चतुष्क के अंदर, इस चतुष्क के अंदर, चतुष्क क्यों बोला? क्योंकि 4 कोशिका है। प्रत्येक कोशिका जो है उसका नाम है क्या बेटा? प्रत्येक कोशिका का नाम है लघु बीजाणु। क्या नाम है? लघु बीजाणु। तो कितनी लघु बीजाणु बन गई सर? 4 लघु बीजाणु बनी है। कितनी लघु बीजाणु बनी है? 4 लघु बीजाणु बनी है। और ये चारों लघु बीजाणु एक आवरण से घिरी हुई हैं जिसका नाम क्या है? कैलोज। एक आवरण से घिरी हुई है जिसका नाम है क्या? कैलोज। तो कैलोज आवरण के अंदर 4 लघु बीजाणु बन गई हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण। क्या बोला मैंने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। किससे? जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी, उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु जो बने हैं, क्या बने हैं? 4 लघु बीजाणु बने हैं। क्या करके? सर अर्धसूत्री विभाजन करके। कौन सा विभाजन करके? सर अर्धसूत्री विभाजन करके। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो आपसे कोई पूछे, बता बालक व्हाट इज लघु बीजाणु जनन, तो तू सीधा उसके मुंह पर आंसर दे मारेगा और सीधा बोलेगा कि जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। ये थी द्विगुणित और ये है अगुणित। बोलो, क्या लघु बीजाणु जनन, ये जो हेडिंग लिखी हुई थी, ये समझ में आ गई? क्या ये 4 लघु बीजाणु बने हैं? ये क्लियर है। इस संरचना को हमने क्या बोला है? पराग चतुष्क। ये क्लियर है। यहां तक की बात डन, डना, डन, डन, डन। वेल डन निशा कुमारी, बहुत ही बढ़िया। सर अर्धसूत्री विभाजन क्यों हुआ? हमारा मन कर रहा था, बहुत ज्यादा मन कर रहा था, कसम से हमारा मन कर रहा था। समसूत्री करा करा के ना हम थक गए थे। हमारा मन कर रहा था अर्धसूत्री करा देते हैं, इसलिए हुआ। बेटा तुम मत पढ़ो, हम टेढ़े आंसर देंगे तुमको। तुम मत पढ़ो, हम उल्टे सीधे आंसर देंगे। जब तक तुम नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, हम ऐसे ही आंसर देंगे। ठीक है? डन। चलो जी आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। यहां तक की बात समझ में आने के बाद में अब एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने पिछले आरंभ बैच में पढ़ाई थी, और हो सकता है कोई बच्चा होगा पिछले आरंभ बैच का, तो वो बोलेगा सर आपने पिछले साल एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी। मैंने कहा क्या? कि ये जो पराग चतुष्क बने हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या ये जो पराग चतुष्क बने ना, ये जो पोलन टेट्राड बना, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? कुछ इस तरीके से मैंने बताया था। ठीक है जी। बाकी इनके बाहर कौन है? कैलोज आवरण है ये। दिस इज कैलोज आवरण। ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं कैलोज आवरण।
चलो जी, ये हमारे 4 प्रकार के पराग चतुष्क होते हैं। सर ये क्या है? थोड़ा सा हल्की सी चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये जो पराग चतुष्क जो तुमने बनाए हैं यहां पर ये मेनली 4 प्रकार से मिलते हैं। कितने? 4 प्रकार से ये आपके 4 प्रकार के क्या मिल रहे हैं? पराग चतुष्क है। पराग चतुष्क जो हमने अभी अभी देखे हैं मेजरली 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 रूप से मिलते हैं। देख, अगर ये सीधे सीधे होंगे तो इनको हम बोलते हैं रेखीय। क्या नाम देते हैं इनको? हम क्या नाम देते हैं? रेखीय, लीनियर। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसा बनाया था। हाँ, अगर ये चारों एक ही रेखा में होंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं? रेखीय। ठीक है, अगर ये इस आकृति में होते तो इसको हम बोलते हैं टी आकार, टी शेप। ठीक है, अगर ये इस आकृति में होते कि जब तुम सामने से देखो तो तुम्हें चारों पराग चतुष्क दिखाई दे, ये इस तरीके से चारों पराग चतुष्क दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने जो देखे हैं, ये पीछे ये जो हमने देखा था ये वाला डायग्राम, चारों दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, चारों दिखाई दे रहे हैं, हमें सामने से चारों दिखाई दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं समद्विपार्श्विक। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्विक बोलते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है? समद्विपार्श्विक। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आइसो बाइलेटरल। ठीक है, और ये आखिरी कंडीशन सर 3 है। ये तो सर ये तो 3 है, सर ये तो 3 है, दिखाई दे रहे सर ये तो 3 है, चौथा कहां गया? बेटा ये बोर्ड जो है 2D है ना। हाँ सर, चौथा पीछे है, इसके चौथा पीछे है। देख 1 2 3 और चौथा पीछे। नहीं आया समझ में? देख तू देख, मेरे को बता, तेरे को मेरी कितनी उंगली दिखाई दे रही है? जल्दी से मुझे बता, तेरे को मेरी कितनी उंगली दिखाई दे रही है? अभी एक ना, एक नहीं है, 2 हैं। ये एक इसके पीछे थी ना, बस इतना सा कंसेप्ट था कि ये 3 है, चौथी पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है। डन। सो इस कंडीशन को, ये कंडीशन जब सामने से देखे तो 3 दिख रही है, चौथी जो है पीछे की तरफ है, इस कंडीशन को बोला जाता है चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय। इस कंडीशन को टेट्राहेड्रल बोला जाता है। टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब अगर आपको याद रख सकते हो तो याद रख लेना, नहीं याद रख सकते हो तो गोली मारो यार, छोड़ो। याद रख सकते हो तो याद रख लेना। ये बात जरूर याद रख लेना। जे बात सर जी, इन 4 प्रकार में से ज्यादातर पुष्पीय पादपों में कौन से मिलते हैं? तो याद रखना, ज्यादातर ये वाले पुष्पीय पादपों में पाए जाते हैं। ज्यादातर पुष्पीय पादपों में ये मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ज्यादातर पुष्पीय पादपों में किस प्रकार के मिलते हैं? सर ये वाले मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं? अलग अलग पादपों में मिलते हैं। सर क्या एग्जाम्पल याद रखने? नहीं, बिल्कुल भी एग्जाम्पल याद नहीं रखने। बस एक छोटा सा कंसेप्ट बताना था कि भैया ये जो पराग चतुष्क बने हैं ये 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस तरीके से 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। डन डन। मनीष प्रजापति, वाह मेरी जान मौज करा दी। हाँ जी, हाँ मेरे भाई, इसके अलावा भी होते हैं, पॉलिनियम भी होता है, पॉलन, कई सारे होते हैं। अभी मेजरली मैंने तेरे को 4 प्रकार, और अगर ये भी नहीं आ रहा छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा तेरे से, नहीं है हमारी एनसीईआरटी में कहीं पर भी। तो जहां जितना एक्स्ट्रा बताना है, जितनी एक लिमिट तक बताना है, मुझे पता है कितना लिमिट में एक्स्ट्रा पढ़ाना और कितना नहीं पढ़ाना, कितना डीप में जाना, कितना नहीं जाना, बस तू फोकस कर जहां जहां जैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी सर, फर्स्ट में तो 3 ही कोशिका है, बुद्धि का है तेरी, अभी तो बताया है? सुसु पोटी करने चला गया था क्या? अभी तो बताया तेरे को थोड़ी देर पहले। सामने तेरे को 3 दिखाई दे रही है, पीछे है इसके एक जो है वो पीछे की तरफ है। अभी तो बताया तेरे को ऐसे करके। ये कितनी उंगली दिखाई दे रही है? 1 सामने से है, कितनी वास्तव में? 2। ये कितनी दिखाई दे रही है? सामने से 1 दिखाई दे रही है, वास्तव में कितनी थी? ये 5 थी। अभी तो बताया तेरे को है।
एक कह रहे सर वो कोटा वाली फाइल नहीं आ रही। अबे एनसीईआरटी संपूर्ण बोल उसको, कोटा वाली फाइल। अभी तो बोला तेरे को संडे को मिलेगी कोटा वाली फाइल। हाँ जी, चाहो तो एक नोट डालकर एक पॉइंट जरूर लिखिएगा। और वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे को पता है कई बच्चे इसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, सर ये कौन है, इसको क्या बोला जाता है। एक पादप है जिसका नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। वैज्ञानिक नाम अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एक पादप है, एक पादप है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। सर इस पादप को क्या कहा जाता है, आएगा ना, कईयों के मन में सवाल आएगा ना। मुझे बता, तूने मिराबिलिस जालपा नाम सुना है, एंटीराइनम मेजस नाम सुना है? उनके कोई लोकल नाम नहीं है, उनका वही साइंटिफिक नेम है, उसी नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है। तो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एक पादप है जिसके अंदर चारों प्रकार के पराग चतुष्क पाए जाते हैं। यानी मैं एक पादप हूं, मेरा नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, और मेरे अंदर ऐसा भी पराग चतुष्क मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। ये एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, इस पादप का, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। डन। तो ये इतनी सी बात याद रखना, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, ये थे हमारा पराग चतुष्क, यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक था लघु बीजाणु जनन। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, लघु बीजाणु धानी जो आपने अभी अभी देखी थी, इस लघु बीजाणु धानी में ये 4 स्तरें हैं। फाइनली मुझे बताइए इन 4 स्तरें, जिसमें ये बाहर कौन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है। सबसे बाहर कौन है तुम जानते हो अच्छे तरीके से, एपिडर्मिस, चलो लिख देता हूं, फिर एंडोथीशियम लिख देता हूं, फिर मिडिल लेयर लिख देता हूं, फिर टैपिटम लिख देता हूं। मुझे बता जल्दी से अंदर क्या बन चुके हैं, यहां पर अंदर क्या बन चुका है, दिमाग लगा, क्या अंदर पराग चतुष्क हैं या नहीं है, जल्दी से आंसर दे। 1 2 लीनियर वाले बना देता हूं, कौन से बना रहा हूं यहां पर मैं, रेखीय वाले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और उनके बाहर कैलोज भित्ति का आवरण। बोलिए जनाब, यहां पर किसी को कोई परेशानी यहां से यहां तक? हाँ जी, यहां पर किसी को कोई परेशानी? मेरे भाई अंदर कौन, लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु, 4 4 4, क्या बन गया, चतुष्क बन गया। हाँ सर चतुष्क बन चुका है, ये 4 लघु बीजाणु और उसके बाहर कैलोज भित्ति का आवरण। डन। ऐसे अंदर भरे पड़े, किसके अंदर, इस संरचना के अंदर भरे पड़े। हाँ सर भरे पड़े। अब क्या होएगा, देख टैपिटम का एक कार्य तो तेरे को समझ में आ गया था कि टैपिटम पोषण प्रदान कर रही है, जो जो संरचनाएं अंदर बनेगी उन सभी चीजों को पोषण प्रदान किया जाएगा, ये तो लगातार चलता रहेगा, ये काम तो डन हो गया। अब क्या होगा, टैपिटम का तीसरा कार्य जो मैंने तेरे को बताया था, क्या बताया था सोच, टैपिटम का तीसरा कार्य था एक एंजाइम निकालना। कौन सा एंजाइम निकालना, जरा देखना यहां पर टैपिटम का एक कार्य मैंने आपको बताया था, कौन सा एंजाइम निकाला था, कैलेज, ठीक है। मैं तेरे से पूछता हूं, तूने सुक्रेज नाम सुना है, सुक्रेज? तूने माल्टेज नाम सुना है, माल्टेज? तूने लैक्टेज नाम सुना है, लैक्टेज? तूने डीएनएज नाम सुना है, डीएनएज? तूने आरएनएज नाम सुना है, आरएनएज? हाँ सर सुना है। ये सुक्रेज क्या करता है सर, सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है,
लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, डीएनएज डीएनए को तोड़ता है, आरएनएज आरएनए को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है। तो जरा दिमाग लगा बांगड़ू, कैलेज किसको तोड़ेगा? कैलेज किसको तोड़ेगा? कैलेज किसको तोड़ेगा? कैलोज को तोड़ेगा। और कैलोज कहां था सर? कैलोज था यहां पर, ये आवरण जो था ये था कौन? कैलोज। तो कैलेज किसको तोड़ेगा सर? कैलेज अब टैपिटम क्या रिलीज करेगी सर? ये टैपिटम रिलीज करेगी क्या? कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज क्या करेगा? कैलोज को तोड़ देगा। अब आप मुझे बताएं, कैलोज टूट जाएगा तो कौन फ्री हो जाएंगे, कौन मुक्त हो जाएंगे? कैलोज अगर टूट जाएगा तो यहां पर ये लघु बीजाणु फ्री हो जाएंगे। मंगीता बोल रही है सर कैलोज को चलेजा भी कहते हैं। बेटा मंगीता तसल्ली, वेट, चलेजा इज डिफरेंट, कैलोज इज डिफरेंट। ठीक है, चलेजा जो तुम चलेजा कैलेजा बोल रहे हो वो स्त्री केसर में पढ़ेंगे, स्त्री केसर में। ठीक है, फाइनली कैलोज जब टूट जाएगा तो अब आप मुझे बताइए कहानी घर घर की यही हो जाएगी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मध्य परत और फाइनली 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 अंदर कौन फ्री हो जाएगा सर? अंदर फ्री हो जाएंगे हमारे ये कौन? लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु मुक्त हो गए, अजी मुक्त हो गए, अरे फ्री हो गए, बिंदास खुले हो गए, खुल गए। नाउ दीज आर लघु बीजाणु। अब आप मुझे बताइए इन लघु बीजाणुओं में, इन लघु बीजाणु, इनमें से एक लघु बीजाणु को मैं बाहर निकाल रहा हूं। दिस इज लघु बीजाणु जिसमें हैप्लॉइड केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर दिमाग लगाइए, सोच समझकर फोकस के साथ में आंसर करना है आपने। क्या लघु बीजाणु एक कोशिका है? क्या ये लघु बीजाणु एक कोशिका है? हाँ जी सर, फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होता है? खुशबू कल का लेक्चर देखना, पढ़ा दिया था। हाँ जी, क्या ये लघु बीजाणु, क्या ये लघु बीजाणु एक कोशिका है या नहीं है? कल बताया था फ्लोरल प्राइमोर्डिया, बोला था पुष्प अध्यक, बताया था कल, नहीं सॉरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। हाँ जी, बताइए क्या लघु बीजाणु एक कोशिका है? हाँ सर, लघु बीजाणु एक कोशिका है। और अगर ये कोशिका है तो तू मुझे बताएगा यहां पर फटाफट ये जो पर्पल गुलाबी रंग की जो स्तर है ये कौन है, और सफेद रंग की जो ये स्तर है ये कौन है? जल्दी से आंसर बता मेरे को। गुलाबी रंग की कौन है, सफेद रंग की कौन है? पहले गुलाबी रंग की बता। गुलाबी रंग की जो बाहर है वो कौन है? सेल वॉल। वेल डन स्नेहा कुमारी, ये कौन है? कोशिका भित्ति। और जो अंदर है वो कौन है? कोशिका झिल्ली। एक है कोशिका भित्ति, एक है कोशिका झिल्ली। क्या इतनी सी बात तुझे समझ में आ गई? डन डना डन डन, कोई तकलीफ नहीं है, चले आगे। चलिए सर आगे चलते। अब आगे क्या होएगा? अब ये जो लघु बीजाणु है इसका हम देखने वाले हैं विकास। ये जो लघु बीजाणु तूने यहां पर बना दिया ना, अब हम देखने वाले हैं लघु बीजाणु का परिवर्धन। क्या? लघु बीजाणु का परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब होता है डेवलपमेंट, और जिसको डेवलपमेंट समझ में ना आए, विकास। ठीक है, अब तू सोच, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले क्या बोला था? लघु बीजाणु आगे चलकर किस में बदलता है? सोच, दिमाग लगा। लघु बीजाणु जो बना है, ये जो हमने लघु बीजाणु बनाए हैं यहां पर, एक बच्चे ने पूछा था सर लघु बीजाणु क्या होता है? मैंने क्या बोला था? पेशेंस रखना, आएंगी ना सारी चीजें, आई ना अभी समझ में? दिस इज लघु बीजाणु।
जो अर्धसूत्री विभाजन से बनाया गया, किसके? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के, जो कैलोज भित्ति के अंदर था। फिर कैलोज भित्ति को कैलेज ने तोड़ा, कैलेज किसने निकाला? टैपिटम ने निकाला। लघु बीजाणु मुक्त हो गए हैं। अब ये लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें बदलेंगे? सर ये लघु बीजाणु आगे चलकर बदलेंगे किसमें? परागकण में बदलेंगे ना। तो लघु बीजाणु जब परागकण में बदलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? लघु बीजाणु का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। लघु बीजाणु का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। लघु बीजाणु फाइनली किस में बदल रहे हैं? सर परागकण में बदलेंगे। तो हेडिंग क्या लिखी हुई है? लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन यानी डेवलपमेंट यानी विकास। ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे, आइए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम यहां पर पहले लघु बीजाणु बनाते हैं दोस्त। ये रहा हमारा लघु बीजाणु, जिसमें ये कौन? कोशिका भित्ति, अंदर कौन? कोशिका झिल्ली। सेम कलर में वापस से यूज में लूंगा। कलर का हम डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि कलर अगर डिफरेंट ले लिया तो कंफ्यूजन हो सकता है। पिंक कलर की कौन है गुरु? सर पिंक कलर की हमारी कोशिका भित्ति, जो मैंने यहां पर बनाई है। ठीक है, पिंक कलर की कौन है? कोशिका भित्ति। सफेद रंग की कौन है? कोशिका झिल्ली। अब कोई बांगड़ू अगर ऐसा है, क्या सर पिंक कलर की होती है क्या? नहीं मेरे भाई, समझाने के लिए यूज में लिया। ठीक है, आइए। हैप्लॉइड इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। अगुणित कौन है? केंद्रक है। डन। चलो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे बताइएगा, कोशिका भित्ति जो होती है, ये जो कोशिका भित्ति जो होती है बेटा, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जरा जल्दी से मुझे बता फटाफट। ये जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? पादप कोशिकाओं में। जल्दी 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 आंसर। वेल डन शेख बाबू। सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, है ना? याद है ना? याद है ना? सेल वॉल पड़ी थी। हाँ सर याद आ रहा है। सेल्यूलोज था, हेमीसेल्यूलोज था, पैक्टिन था, लिग्निन था, यही थी ना? यही सारी चीजें थी ना, है ना? याद आ रहा है ना? जिसमें से मेन कौन होता है? सेल्यूलोज होता है ना। हाँ सर, ये जो लघु बीजाणु की ये जो लघु बीजाणु जो था बेटा, दिस इज लघु बीजाणु, है ना? ये लघु बीजाणु की जो कोशिका भित्ति है ना, तुमको ये दिखाई दे रही है। इस कोशिका भित्ति में मेनली सेल्यूलोज है। मेनली कौन है? सेल्यूलोज है। हेमीसेल्यूलोज बहुत कम है, बहुत कम है। और पैक्टिन भी है बहुत। तो मेजर चीज क्या मिल रही है इसकी कोशिका भित्ति में? सेल्यूलोज और पैक्टिन मिल रहा है। और इन दोनों में से मेजर कौन मिल रहा है? सेल्यूलोज मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इस कोशिका भित्ति को पैक्टोसेल्यूलोजिक बोल सकता हूं? सोचना, क्या मैं इस कोशिका भित्ति को पैक्टोसेल्यूलोजिक कह सकता हूं? सोच समझकर मुझे बताइएगा जल्दी से। क्या मैं इसको पैक्टोसेल्यूलोजिक बोल सकता हूं? जल्दी से मुझे बताइएगा। पैक्टोसेल्यूलोजिक फटाफट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं था? कहीं ये वर्ड सुनने के बाद घबरा तो नहीं जाएंगे? पैक्टोसेल्यूलोजिक का मतलब जो पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होगी। ठीक है जनाब, चलिए अंदर। बाकी कोशिका झिल्ली तुम जानते हो, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये लघु बीजाणु आगे किस में बदलने वाला है? परागकण में बदलने वाला है। लघु बीजाणु किस में बदलने वाला है? परागकण में बदलने वाला है। तो विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो उस डेवलपमेंट में, उस विकास में, शांति से सुन, इधर सुन, हाथों को विराम दे, पीछे रख, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन ले। अरे ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन। ये कोशिका विकास करने वाली है, डेवलपमेंट करने वाली है, बदलने वाली है। तो कैसे बदलेगी? इसमें होगा विभाजन। क्या होएगा इसमें? विभाजन होएगा। और अब आप मुझे बताइए, अगर विभाजन होएगा तो पहले कौन होएगा? कैरियोकाइनेसिस के साइटोकाइनेसिस? तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अब तो हमें पता है सब कुछ। पहले होगा क्या? कैरियोकाइनेसिस, फिर होएगा साइटोकाइनेसिस, है ना? आइए, ये वही हमारी कोशिका भित्ति, अंदर कोशिका झिल्ली, और फाइनली हम इनके अंदर क्या करा रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब हुआ क्या? कुछ घटना कुछ ऐसी घटित हुई, कुछ ऐसी घटना घटित हुई यहां पर कि कैरियोकाइनेसिस कैसा हो गया? अनइक्वल। सर इंग्लिश में बोल दिया विषम, अनइक्वल विषम। अनइक्वल विषम का मतलब कि भैया यहां पर केंद्रक तो बने, लेकिन उनमें से एक केंद्रक छोटा था और एक केंद्रक बड़ा था।
एक केंद्रक छोटा और एक केंद्रक जो था वो बड़ा था। सर वही बात हमको समझ में नहीं आई, ये बातवा हमें समझ में नहीं आई सर जी, कि एक केंद्रक छोटा हो गया एक केंद्रक बड़ा हो गया, ये अनइक्वल विषम, या इसको हम असमान भी बोल सकते हैं, इस कंडीशन को असमान। अरे चल भाई, विषम बोल दीजिए, असमान बोल दीजिए। ये क्यों हुआ? अब इसके पीछे का भी रीजन बताना पड़ेगा, लेकिन वो रीजन अभी आएगा। सर क्या बात है, हर चीज में आप बोलते अभी आएगा अभी आएगा। हाँ तो बेटा मैं क्या करूं, तरीके से होती है चीज, पढ़ना तरीके से होता है। जब आएगा तो तुमको याद आएगा कि सर ने बोला था कि अभी थोड़ी देर में आएगा, बोला था ना। जैसे तुम में से अभी कई लोगों ने क्वेश्चन किया, क्या मैंने बताया था कि बीजाणु जन ऊतक लघु बीजाणु में बदलेगा, लघु बीजाणु परागकण में बदलेंगे। आप में से किसी ने पूछा कैसे बदलेगा, बोला था ना पेशेंस रखना, बताया ना तेरे को कैसे बदला। लघु बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाओं ने विभाजन किया, क्या बनाया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो क्या बने, लघु बीजाणु बने, बताया ना। तो पेशेंस रखना आएगा। सर इतने में तो हम भूल जाते हैं, बहुत ही ढीली बुद्धि है तेरी यार, इतनी जल्दी तो भूल जाता है, फिर कैसे याद रखेगा पूरे साल भर की चीज। अगर इतनी जल्दी तो भूल रहा है तो फिर तो बेटा कॉम्प्लान पी। हाँ जी, हम कहां पर थे, हाँ ये जो केंद्रक जो था, ये वाला केंद्रक जो था बेटा, ये केंद्रक, इस केंद्रक ने विभाजन किया, कैरियोकाइनेसिस हुआ। लेकिन ये कैरियोकाइनेसिस कैसा था सर, ये कैरियोकाइनेसिस हमारा असमान था, अनइक्वल था। क्यों हो गया अनइक्वल, रीजन क्या था? तो मैंने भी बहुत सर्च किया, हमारी जितनी भी बुक्स थी इंग्लिश मीडियम की, जो मोटी मोटी बुक है उसमें पढ़ा, जो हमारी हिंदी मीडियम की तो वैसे ही कम होती है, उसमें तो वैसे कुछ नहीं मिलता ज्यादा, बेसिकली इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती है उसमें मिलता है। वहां पर मैंने खूब रिसर्च करी, खूब पढ़ा कि भाई ये अनइक्वल क्यों हुआ, मेरे को नहीं मिला आंसर। फिर हमारे पास दूसरा भगवान है, कौन, सोचो दूसरा भगवान कौन है हमारे पास, गूगल। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, तो फाइनली गूगल पर मेरे को एक साइंटिस्ट जिनका एक रिसर्च पेपर था, है ना, साइंटिस्ट जो होते हैं अपनी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो अपनी जो भी थ्योरी होती है उसको रिसर्च पेपर के थ्रू पब्लिश करते हैं। तो मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा और उस रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद में मुझे पता लगा कि ये जो अनइक्वल विभाजन हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जीन। ये जो अनइक्वल विभाजन हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, PLK5। सर क्या ये याद रखना, बिल्कुल भी याद नहीं रखना दोस्त, बिल्कुल भी याद नहीं रखना। कोई तेरे से नहीं पूछ रहा, पीएचडी में जाकर उन वैज्ञानिक ने पीएचडी में जाकर ये रिसर्च करी, तब जाकर ये चीज बताई, तेरे से कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जस्ट मैंने तेरे को, तेरी क्वेश्चन आ जाए दिमाग में वो बताने के लिए कि आखिर इस अनइक्वल विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई फायदा है क्या, इसके कारण होएगा क्या, कोई चीज अलग बनेगी? यस। अब यहां पर जो दो केंद्रक, इन दोनों केंद्रकों को ध्यान से देख, ये जो दो केंद्रक है इन दोनों केंद्रकों को ध्यान से देख, इनमें से जो छोटा केंद्रक है बेटा, इनमें से ये जो छोटा केंद्रक है, इस छोटे केंद्रक को हम नाम देते हैं क्या, जनन केंद्रक। क्या नाम देते हैं, जनन केंद्रक। क्या नाम दिया, जनन केंद्रक। ठीक है सर, इस जनन केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो बड़ा केंद्रक है इसको हम क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब हम तुमको एक पते की बात बताएं क्या, अब आप में से कुछ ऐसे बालक हैं जो पता है अब क्या करेंगे, पता है आपको क्या करेंगे, वो इस पढ़ने को छोड़ देंगे, जो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं इसको हटा देंगे, और वो पता है गूगल पर क्या सर्च करेंगे, वो रिसर्च पेपर जहां पर लिखा हुआ है PLK5 जीन रिस्पॉन्सिबल है ये करने के लिए। पता है तुमको, कुछ होते हैं महान बुद्धि जीवी जो टॉपिक पढ़ने की बजाय, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको हटाकर कुछ वो पढ़ने पड़ जाएंगे जो
पीएचडी में जाकर पढ़ना, पीएचडी करते हुए कोई वैज्ञानिक कर रहा है। तो दोस्त यहां पर फोकस करना। फाइनली आपके दो केंद्रक बन चुके, एक है जनन केंद्रक और एक है कायिक केंद्रक। ठीक है, इस कायिक केंद्रक को हम नलिका केंद्रक भी बोलते हैं, याद रखना। इस कायिक केंद्रक को बेटा हम नलिका केंद्रक भी बोलते हैं, नलिका, याद रखना, इसको हम नलिका केंद्रक भी कहते हैं। मैंने बोला था इसका रीजन है क्यों बन रहे हैं, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए, अब प्रश्न तुमसे नीट में पूछा जा सकता है, क्या ये जो जनन केंद्रक है ये कैसा होता है और ये कायिक केंद्रक ये कैसा होता है? तो देखकर मुझे बता, इनमें से कौन सा तश्तरी के जैसा है? तश्तरी याद आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तश्तरी याद आ रहा है, याद आ रहा है एक वर्ड। और कौन सा अनियमित आकृति का है? कौन? सोच, दिमाग लगा। इनमें से कौन सा अनियमित आकृति का और कौन सा तश्तरी रूपी है, डिस्क शेप है? सर क्लास नहीं चल रही, क्या करें बताओ अब? इनमें से कौन सा तश्तरी रूपी है, डिस्क शेप है? सर ये वाला डिस्क शेप है, तश्तरी नुमा है ना? और अनियमित आकृति का, इर्रेगुलर जो है, अनियमित आकृति का जो है वो कौन सा है? सर अनियमित आकृति का जो है वो गुरु ये वाला है। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चले आगे। फाइनली हमने क्या करा दिया? कैरियोकाइनेसिस करा दिया। अब इसके बाद क्या होएगा, जल्दी से मुझे बता। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस होएगा ना? हाँ सर होएगा। और मैंने तेरे को बताया कैरियोकाइनेसिस अगर अनइक्वल है तो इसके बाद वही जीन, वो जो जीन मैंने तेरे को बताया था, वही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है असमान साइटोकाइनेसिस के लिए। तो अब आप मुझे बताइए, जब यहां पर असमान साइटोकाइनेसिस होगा, क्या असमान साइटोकाइनेसिस होगा, बताइए, असमान साइटोकाइनेसिस होगा तो आपके पास कितनी प्रकार की कोशिका बन जाएंगी? सर हमारे पास दो प्रकार की कोशिका बन जाएंगी। कितनी प्रकार की कोशिका बन जाएंगी? दो, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी है उसे क्या बोला जाएगा और जो बड़ी है उसे क्या बोला जाएगा? नाम से तुमको समझ में आ रहा है, जो छोटी है और बड़ी है। हालांकि ऐसे नहीं बनाना चाहिए, वो वाला डायग्राम ज्यादा परफेक्ट था। एक छोटी है और एक बड़ी है। एक छोटी है और एक बड़ी है। जो छोटी है बेटा कोशिका, उस छोटी कोशिका को, जिसमें तश्तरी रूपी क्या मिल रहा है आपका? केंद्रक मिल रहा है। और जो बड़ी है जिसके अंदर आपका अनियमित आकृति का केंद्रक मिल रहा था। नाउ दीज सेल्स, अब ये जो कोशिकाएं हैं इनको क्या कहा जाएगा? अच्छा, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है, ये भी याद रखना। जो छोटी वाली है इसका कोशिका द्रव्य जो होता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब छोटी है तो पिचक जाएगी तो कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा। ये जो छोटी वाली कोशिका है बेटा, इस छोटी वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। और जो बड़ी वाली है इसको हम बोलते हैं कायिक या नलिका कोशिका। क्यों? क्योंकि जनन कोशिका के अंदर कौन सा केंद्रक है? जनन केंद्रक है। और जो बड़ी वाली है उसके अंदर कौन सा केंद्रक है? कायिक केंद्रक है। हाँ जी, जनन कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। और जो ये वाली इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव या
ट्यूब सेल कहा जाता है। फाइनली मुझे बताइए, क्या ये संरचना आपको समझ में आ गई है? ये संरचना कहला रही है आपकी परागकण। इस संरचना को हम बोलते हैं परागकण, पोलन ग्रेन। इस संरचना को हमने नाम दिया है परागकण, पोलन ग्रेन नाम दिया है। इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है? पोलन ग्रेन। अब आप मुझे बताइए, इस परागकण के अंदर कितनी कोशिका हैं और कितने केंद्रक हैं? सर, इस परागकण के अंदर 2 तो हैं कोशिका और 2 हैं केंद्रक। कितनी कोशिका हैं? 2 कोशिका हैं और 2 केंद्रक हैं। इतनी सी बात समझानी थी। बता, इतनी सी बात हमारा क्या था? लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन था। डन। ये देख, ये लघु बीजाणु, ये हमारा परागकण। एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, छोटी कोशिका जनन कोशिका। जनन कोशिका के अंदर केंद्रक जो है थोड़ा तश्तरी रूपी है, अंडाकार है, और जो बड़ी वाली है उसके अंदर केंद्रक जो है अनियमित आकृति का है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर वो स्पोरोपोलिन कहां गया? सर स्पोरोपोलिन, मैंने कहा रुक जा, तेरे को ये परागकण दिख गया, समझ में आ गया? हाँ। अब है टैपिटम का 3 कार्य थे। हाँ सर, टैपिटम के 3 कार्य में से एक कार्य रह गया था, वो जो दूसरा वाला था, रह गया था ना? हाँ सर। मुझे बताइए संरचना कहां पर बनी है? मुझे बताइए संरचना कहां बनी है? मुझे बताना, ये संरचना कहां पर बनी है? हाँ, कायिक कोशिका भोजन संरक्षण करती है। अब सोच, बड़ा केंद्रक है, इसके अंदर पोषण भरा पड़ा, सर उसका कुछ काम होएगा क्या? हाँ, काम होएगा। हमको नहीं पता यार, ये एसिमेट्रिक तंतु क्या, हमको नहीं पता, नहीं जानते हम। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बता, ये संरचना कहां पर है, कहां बनी है? वेल डन काजल मिश्रा, बहुत सीधी सी बात है किरण, सीधी सी बात है। एक कह रहा सर टैपिटम में बनी है, वेल डन। एक कह रहा प्लाज्मोडेस्माटा में बनी है, वेरी गुड। शुभम भंगवाल बिल्कुल सही है। एक कह रहा परागकण के अंदर बनी है, संदीप नाम से बालक है, कह रहा सर परागकण के अंदर ये संरचना बनी है। हाय मेरी माँ, मैं सर फोड़ लूं अपना? है बताओ, तुम चाहते हो मैं अपना सर फोड़ लूं तुम्हारे ऐसे ऐसे आंसर सुनकर? नहीं ना मेरे भाई। ये परागकण किससे बना? सर ये परागकण लघु बीजाणु से बना। मेरे भाई लघु बीजाणु कहां था? सर लघु बीजाणु यहां था, ये लघु बीजाणु था। अब ये लघु बीजाणु किस में बदल गया? सर परागकण में। ले मेरे भाई, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आता, तेरे को मैं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो बचपन में जैसे हम पढ़ाते थे ना वैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, देख बेटा, यहां पर ये क्या बन गया? लघु बीजाणु किसके अंदर है? लघु बीजाणु धानी। फिर से बनाता हूं, लघु बीजाणु धानी। इधर देख, ये 4 स्तर। कितनी स्तर? 4 स्तर। ओके, हाँ सर। अब इन 4 स्तरों के अंदर कौन है? सर ये लघु बीजाणु है। कौन है ये गुरु? लघु बीजाणु है, जिसमें 2 कोशिका। कितनी कोशिका? 2 कोशिका। ये कहां पर बना? सर यहां बना। ये लघु बीजाणु किस में बदल गए? परागकण में बदल गए। बोल मेरे भाई, कहां पर है परागकण? कहां है? लघु बीजाणु धानी के अंदर है। लघु बीजाणु धानी की सबसे अंदर वाली स्तर टैपिटम। टैपिटम के 3 काम, जिसमें से 2 पढ़ लिए। क्या दे रही है? पोषण दे रही है, जो भी अंदर बनता जा रहा है। अब अंदर क्या क्या बना? तूने स्टार्टिंग में पढ़ा। सर अंदर जो था बीजाणु जन ऊतक था। मैंने कहा हाँ। वो जो बीजाणु जन ऊतक जो था उसकी कोशिकाओं को पहले पोषण दिया। हाँ। फिर वो बीजाणु जन ऊतक से क्या बनी थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसको पोषण दिया। हाँ। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनी? लघु बीजाणु बनी, उनको पोषण दिया। हाँ। लघु बीजाणु विकास करके किसमें बदल गए? परागकण, इनको पोषण देगी। हाँ। तो ये पहला काम अब क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। टैपिटम ने क्या दिया? पोषण दिया। डन। दूसरा कार्य जो लिखा हमने यहां पर तीसरा था, ये भी समझ में आ गया। क्या निकाला था? कैलेज। किसको तोड़ रहा था? कैलोज को। कैलोज टूट जाएगी तो लघु बीजाणु मुक्त हो गए, तो ये भी क्लियर हो गया था। अब बचा था ये वाला कार्य, तो ये वाला कार्य अब पढ़ेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता अब है।
तरीके से पढ़ना होता है। फर्स्ट के बाद सीधा 10th में नहीं गया था, पहले दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से गया। नहीं सर हमने जंप किया था तो आजा हम भी जंप कर रहे हैं सीधा। हाँ भाई, ये एक रसायन स्त्रावित कर रही थी, कौन? टैपिटम। उस रसायन का नाम क्या था? यूबिश। यूबिश बना हुआ है प्रोबिश और स्पोरोपोलिनिन। ये आजा मेरे भाई ध्यान से सुन, देख ये था कौन? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु ने क्या बना दिया? परागकण। मैंने यहां पर दिखा दिया, ये रहा परागकण, दिख रहा है? हाँ सर। अब ये जो परागकण है, इस परागकण के बाहर आपको पता है आनंद गुप्ता नाम से एक बालक है। आनंद गुप्ता, आपको एक बात पता है? कल ना एक बालक था, आनंद गुप्ता ध्यान से सुनना, कल ना बेटा एक बालक था, कल एक बालक था, उस बालक का नाम था अनिकेत। याद है बच्चों? एक बालक था जिसका नाम था अनिकेत। कहानी सुनाते तुमको। उस अनिकेत ने बहुत परेशान किया, है ना? याद आ रहा है? हाँ। फिर हमने ना जाकर उसका स्टूडेंट आईडी होता है तुम सभी का, हमने हमारी जो आईटी की टीम है उनसे पूछा कि भाई ये कौन है। पता लगा वो जो अनिकेत जो था उसका नंबर मेरे पास आ गया। मैंने अनिकेत को फोन किया, अनिकेत अभी सुन रहा है क्लास में, और उसने सॉरी भी लिख दिया है अभी। अनिकेत ने मैंने अनिकेत को फोन किया, मैंने सोचा कि अनिकेत होएगा। मैंने बोला अनिकेत बोल रहा है? बोला नहीं, अनिल कुर्मी बोल रहा हूं। अभी देखो मैसेज आ रहा है उसका, अनिल कुर्मी। आनंद गुप्ता तुम ध्यान से सुनना, अनिल कुर्मी अनिकेत समझ गया है अब, है ना? तो वो जो कंटिन्यूअसली स्पैम कर रहा था ना, मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी कि या तो ये 11वीं कक्षा में होगा, अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, लेकिन पता है क्या, वो 11th में भी नहीं है, वो 10th में है, तो उसके अंदर मैच्योरिटी का लेवल बहुत कम है। मैंने उसको जी भर के डांटा और मैंने उसको कल उसका बैच ब्लॉक कर दिया था। कल पूरा दिन उसका बैच ब्लॉक रहा, ठीक है? वो फड़फड़ाया, जो भी है, उसको थोड़ा सा फील हुआ कि यार मैंने गलत किया है, उसने सॉरी वॉरी खूब बोला, लेकिन मैंने फिर भी उसका बैच एक दिन के लिए कल बंद कर दिया था, ताकि उसे एहसास हो कि उसने गलती करी है। मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैं इतना भी सख्त लौंडा नहीं हूं कि मैं एक बच्चे की पढ़ाई रोक दूं। एक दिन का उसको पनिशमेंट चाहिए था, उसको पनिशमेंट मिल चुका है, अब वो कभी नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो जानता है क्या होएगा, ठीक है? फाइनली उसका बैच आज वापस से स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हो उसके मैसेज भी आ रहे हैं। आज उसने एक भी मैसेज नहीं किया, वो ध्यान से सुन रहा है, और वो 10th का बच्चा था, 10th का बच्चा था। तो आप लोग उनसे 10th में नहीं हो सकता है आप में से कोई 11th में होएगा, हो 12th में होएगा, हो सकता है ड्रॉपर होएगा। तो ड्रॉपर से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि इस तरीके के काम करेंगे, बिल्कुल नहीं होएगी। 12th वाले थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो भी सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। 11th वाले थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन 10th का बच्चा था तो उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसका उसने परिणाम भुगत लिया है। तो आनंद गुप्ता, समझ गए होंगे तुम मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना? डन? क्लियर है ये वाली चीज? चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, हम यहां पर बात कर रहे थे टैपिटम के 3 कार्य, जिसमें से 2 पढ़ चुके थे। अब तीसरा कार्य ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो लघु बीजाणु धानी जो थी, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बन चुका है? परागकण बन चुका है। हाँ, अब तीसरा कार्य देख, ये टैपिटम इन पराग कणों के ऊपर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस आदमी को, क्या ये टैपिटम इन पराग कणों के ऊपर रसायन डाल रही है। क्या डाला? ये एक रसायन डाल दिया। यहां पर भी रसायन पड़ रहा है, यहां पर भी रसायन डाल दिया। पोजीशन देखना इस रसायन की, ध्यान से देखना प्लीज, बातें मत करिएगा नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है?
बेटा ओवरी हमेशा दीप्ति फल में ही कन्वर्ट होती है, जरूरी नहीं है हर फल खाने लायक हो। ठीक है, तो आपको ये लगता होगा कि ओवरी से अगर फल बनता है तो क्या हम हर एक फल को खाते हैं? नहीं। एडिबल फ्रूट्स अंग्रेजी में वर्ड होता है खाने योग्य फल। सारे फल खाने योग्य नहीं होते और कुछ फल इतने छोटे होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जरूरी नहीं हर फल खाने लायक हो। हाँ जी, परिपक्व आरबीसी जीवित कोशिका है। हाँ मेरे प्रभु जीवित कोशिका है। हाँ भाई इधर देख, टैपिटम जो थी उस टैपिटम ने वो रसायन निकाला। कौन सा रसायन निकाला जरा जल्दी से देख, मैंने तेरे को बताया था टैपिटम क्या निकालती है सर, टैपिटम रसायन निकालती है। वो रसायन का नाम क्या है? यूबिश काय बोला जाता है, पूरा नाम होता है यूबिश बॉडी या यूबिश काय बोला जाता है। ये यूबिश बॉडी यूबिश काय किससे बना होता है? प्रोबिश और स्पोरोपोलिनिन। तो मेरे भाई जरा इधर फोकस कर और देख, फाइनली तेरी टैपिटम ने इस परागकण, ये परागकण थे ना, ये परागकण ये रहा तेरा, इस परागकण के ऊपर एक केमिकल निकाला है। इस परागकण के ऊपर केमिकल स्त्रावित किया है। ये रहा वो केमिकल। मैं तुमसे प्रश्न पूछने वाला हूं, ये जो केमिकल निकाला गया था, ये जो रसायन यहां पर निकाला गया है, पहला प्रश्न, यहां पर दो चीजें निकाली गई हैं। क्या क्या निकाली गई हैं? दो चीजें। जो लाल लाल रंग का तुम देख रहे हो वो है प्रोबिश, जो लाल लाल रंग का जो तुम देख रहे हो वो है प्रोबिश, और जो नीले नीले रंग का जो तुम देख रहे हो वो है स्पोरोपोलिनिन। क्या ये जो लाल लाल रंग का जो तुमने मटेरियल देखा है, ये लाल लाल रंग का, दिस इज प्रोबिश, जो किससे बना हुआ था? एक तेलीय पदार्थ था, तेल से बना हुआ था। और ये कौन है सर? ये है स्पोरोपोलिनिन। कौन है ये? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे थे? यूबिश। जो किसने निकाला था? जो किसने निकाला था दोस्त? ये निकाला था आपके किसने? टैपिटम ने। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा स्पोरोपोलिनिन को देख, थोड़ा सा कांटेदार दिखाई दे रहा है। हाँ सर कांटेदार दिखाई देता है। क्या हमेशा ये स्पोरोपोलिनिन कांटेदार होता है? नहीं, अलग अलग पादपों में स्पोरोपोलिनिन हो सकता है कांटेदार ना हो सकता है कैसा हो? इस तरीके से गोलाकार आकृति में। ये कैसे? ऐसे गोल भी हो सकते हैं, इनका डिपोजिशन गोल भी हो सकता है, नोकीले भी हो सकते हैं, अलग अलग आकृति में हो सकते हैं। कौन? पोलन। ये जो परागकण था, पोलन ग्रेन था, इस पे जो स्पोरोपोलिनिन है, अलग अलग तरीके से आकृति के डिपोजिट हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अलग अलग तरीके से अगर डिपोजिशन होएगा तो परागकण अलग अलग प्रकार के बनेंगे? क्या परागकण अलग अलग प्रकार के बनेंगे? हां सर, परागकण अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तो मेरे भाई मैं एक डायग्राम लाया हूं, मेरे पास एक डायग्राम था ये वाला। इस डायग्राम को देख, जो तेरी एनसीईआरटी में नहीं है। इस डायग्राम को देख, और इस डायग्राम में जरा देख, क्या तेरे को अलग अलग प्रकार के पोलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं? ये वाला पोलन ग्रेन देख, नोकीला स्पोरोपोलिनिन है। इसमें भी हल्का फुल्का थोड़ा सा गोला गोला इस तरीके से, मतलब यहां पर स्पोरोपोलिनिन अलग अलग प्रकार के क्या है? स्पोरोपोलिनिन। मतलब डिपोजिशन जो है स्पोरोपोलिनिन का अलग अलग तरीके से होता है। नुकीले भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, रेटिकुलर भी, जाल के रूप में भी हो सकते हैं, नलिका के रूप में भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर अलग अलग प्रकार का डिपोजिशन होगा तो परागकण अलग अलग प्रकार के बनेंगे? हां सर, अलग अलग प्रकार के बनेंगे। और परागकण अगर अलग अलग प्रकार के बनेंगे तो क्या हमें परागकणों का अध्ययन करने पर पता नहीं लगेगा? क्या सर? तूने एक वर्ड सुना है क्या? तूने एक वर्ड सुना है क्या? कुल, फैमिली सुना है? तूने नाम सुना है? सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, ये नाम सुने हैं? सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी,
पैप्लियोनेसी, ये वर्ड सुने हैं, ये क्या है? पादपों के कुल है। क्या है? पादपों के कुल होते हैं, कुल अलग अलग, है ना। तो अलग अलग कुल जो होते हैं उनमें पराग कण अलग अलग होते हैं। ये अध्ययन करने से पता लगता है, किसके? पराग कण के अध्ययन से। और पराग कणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पॉलिनोलॉजी। हाँ जी। तो पॉलिनोलॉजी क्या है? परागकणों का अध्ययन। तो परागकणों में पर्टिकुलरली हम क्या देख रहे हैं? उनका स्पोरोपोलिन किस तरीके से डिपोजिट हो रहा है। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। डन। अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, अभी इधर देख। ये था स्पोरोपोलिन। हाँ सर। और ये कौन है? प्रोबिश। प्रोबिश किससे बना हुआ है? तेल से। ओके। तेरे इतनी सी बात तेरे को समझ में आ रही है कि तूने ये सुना होगा कि कीड़े आते हैं, पुष्प पे मंडराते हैं, बैठते हैं, खाना ले लेते हैं, उनके पैरों से परागकण चिपक जाते हैं। इतना सुना है? हाँ सर। सुना है कि नहीं सुना? कि भैया एक कीड़ा आएगा, पुष्प में मंडराएगा, वहां से भोजन ले लेता है। भोजन कहां होता है? वो भी आएगा थोड़ी देर में, मतलब कल आएगा, कल परसों में। सोच, कीड़ा आया, कीड़ा आएगा, पोषण लेगा, पोषण लेने के लिए जब वो पोषण ले लेगा तो उसके पैरों से चिपक जाते हैं। कौन चिपक जाते हैं? पैरों से चिपक जाते हैं। कौन चिपक जाते हैं? सर परागकण कैसे चिपक जाते हैं? भाई परागकण पे कोई चिपचिपा पदार्थ होगा ना, होगा ना। अब मुझे बता, तेरे हाथ में पानी है, तेरे हाथ में तेल है, कौन चिपचिपा है? सर तेल चिपचिपा होता है। तो मेरे भाई ये प्रोबिश दिख रहा है, तेलीय पदार्थ, ये वो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम पोलन किट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलन किट भी बोल देते हैं इसको। जो क्या कर रहा है? चिपचिपाहट दे रहा है ताकि वो कीड़ों के चिपक सके। आई होप आपको ये इतनी सी बात समझ में आई होगी कि ये तेलीय पदार्थ चिपचिपाहट देगा ताकि वो चिपक सके कीड़ों के, क्योंकि 80% पॉलिनेशन जो है वो कौन कराते हैं? कीट कराते हैं। चलिए सर, ये स्पोरोपोलिन क्या करेगा? सर ये स्पोरोपोलिन क्या करेगा? आप मुझे बताइए, दिमाग लगाइएगा। तुम्हारे अंदर नर युग्मक कहां पर है? शरीर के अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना। शुक्राणु अंदर बन रहे हैं ना। अंडाणु कहां बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं। प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है? तुम्हारे शरीर के अंदर है तो प्रोटेक्शन है। शरीर के अंदर है तो प्रोटेक्शन है। हाँ सर। लेकिन जरा सोच, ये जो परागकण जो है ना, इसमें नर युग्मक की हम बात करेंगे। ये परागकण के अंदर नर युग्मक होएगा। कहां है नर युग्मक? कहां है सर इस परागकण में? बेटा ये जो जनन कोशिका है ना बेटा, ये नर युग्मक है। मैं बताना भूल गया था, दिस इज नर युग्मक। ये जो जनन कोशिका थी ना बेटा, ये नर युग्मक है। इस परागकण के अंदर अगर ये नर युग्मक है तो जरा दिमाग लगा, ये परागकण इस पुष्प के अंदर बना है। हाँ सर। फिर बाहर निकलेगा। हाँ सर। बाहर जब ये दुनिया में आएगा, वो पराग कोश जब फटेगा, स्फुटन होएगा, परागकण बाहर निकलेगा, तो बाहरी दुनिया में जब ये परागकण आएगा, बाहर की जो पापी दुनिया है, उस पापी दुनिया में जब ये आएगा तो जरा सोच, इसको सुरक्षा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? इस परागकण को बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या पता गर्मी ज्यादा हो, क्या पता अम्लीयता हो, क्या पता सूखा हो, है ना। तो ये जो प्रतिरोधक कंडीशन है उनसे बचाना पड़ेगा। हाँ सर। तो बाहरी प्रतिरोधकता, या मैं बोलूंगा बाहरी प्रतिरोधक कंडीशन से बचाने का काम कौन करता है? ये स्पोरोपोलिन। क्यों? क्योंकि दिस स्पोरोपोलिन, याद रखना, भूल ना जाना, स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स, या प्लांट किंगडम बोल सकता हूं। जितने भी पादप हैं उन सभी पादपों में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? स्पोरोपोलिन। और अगर जंतुओं की बात करें तो आप जानते हैं जंतुओं में
एनिमल्स में हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है? हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स कौन होता है? तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। हाँ भाई, आंसर इनेमल। सर ये कहां पर मिलता है बेटा? ये हमारे दांतों पे मिलता है, दंत पे मिलता है, दांतों पे मिलता है। हमारे जो दांत होते हैं उन दांतों पे मिलता है इनेमल, जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स में। प्लांट्स में हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो कौन होता है? स्पोरोपोलिन। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, बस लास्ट बिंदु में आपसे पूछूंगा, क्या ये परागकण छोटे छोटे हैं? हाँ सर, छोटे नहीं होते। सॉरी इतना बड़ा दिखा दिया, अबे बहुत छोटे रे, बहुत छोटे। सोचिए परागकण बहुत छोटे और इनके बाहर हार्डेस्ट मटेरियल मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? फॉसिल, जीवाश्म, सुना है? हाँ सर। सोच, ऐसे पदार्थ रिमेन्स, या मैं बोलूंगा वो जिनका अपघटन नहीं हुआ, रह जाते हैं, पूर्ण अपघटन नहीं हुआ, खत्म नहीं हुए, वो मटेरियल जो खत्म नहीं हुआ, सिंपल भाषा में वो चीजें जो खत्म नहीं हुई, जिनका अपघटन नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। हाँ सर, उनको हम फॉसिल बोलते हैं। हाँ सर, फॉसिल बोलते हैं ना। हाँ सर। अब आप मुझे बताइएगा, एक चीज है जो बहुत कोमल है, एक चीज है जो बहुत हार्ड है, कौन नहीं खत्म हो पाएगी? हार्ड ना, सॉफ्ट जो है वो तो खत्म हो जाएगी, हार्ड रह जाएगी। अब इमेजिन कर, क्या सोच, एक पादप का आपसे प्रश्न पूछा जाए, पादपों में सूक्ष्म जीवाश्म, माइक्रोफॉसिल्स, पादपों में जो सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं, माइक्रोफॉसिल्स होते हैं, वो किसके होते हैं? तो दिमाग लगा, सूक्ष्म का मतलब छोटे, जीवाश्म का मतलब जिनका अपघटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर कौन था? कठोर आवरण। तो मेरे भाई सूक्ष्म जीवाश्म किसके मिलेंगे पादपों में? सर परागकण के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि परागकण में हार्डेस्ट मटेरियल मिल रहा था। डन। यहां से नीट में प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। तो नीट में प्रश्न पूछा गया था, पादपों के सूक्ष्म जीवाश्म कौन होते हैं? परागकण होते हैं। क्यों होते हैं परागकण? क्योंकि परागकणों में मिल रहा था पादपों का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, क्या नाम है? स्पोरोपोलिन, जो इनको अम्लीयता से, तापमान से और एंजाइमों से प्रोटेक्ट करता है, इनको अपघटन होने से बचाता है। ठीक है। अब एक बालक पूछा, सर हार्ड क्यों होता है? इसमें हार्डनेस क्यों होती है? तो आपको एक जल्दी से फटाफट एक चीज बता देता हूं, फिर टाइम भी हो गया, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है। बस इतनी सी चीज याद रखना, हार्डनेस जो होती है ना, वो किसके कारण होती है? बस जल्दी से फटाफट ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपके शरीर में, मेरे शरीर में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के शरीर में, जीव के शरीर में क्या मिलते हैं? दो प्रकार का मटेरियल मिलता है। एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, कार्बनिक का उदाहरण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और हमारा फैट। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ के। इनऑर्गेनिक का फॉस्फेट, वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लवण, ये सारे आयंस, लवण, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक है। अब मुझे बता, इनमें से कौन ज्वलनशील होता है? कौन जल जाता है? कौन भस्म हो जाता है? तो बेटा कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो अपघटित हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। ये नहीं हो पाता। अब जरा सोच, कोई मटेरियल है और उस मटेरियल के अंदर, ये मटेरियल है और इस मटेरियल के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा, अकार्बनिक पदार्थ कम, तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जैसे हमारी मांसपेशियों की बात करें, हमारी मसल्स में प्रोटीन है, हमारी हड्डियां जो होती है उसमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन अकार्बनिक ज्यादा होता है। तो कौन जल्दी खत्म हो जाएगा? कौन जल जाएगा? डेड बॉडी को जब जलाया जाता है तो हड्डियां बच जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो दिमाग लगा, कौन खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो पाता। अब बुद्धि का इस्तेमाल कर कि इनेमल जो होता है, कौन? इनेमल। इस इनेमल में 97% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और आपको पता है हमारी जो बोन होती है ना, बोन, हमारी बोन में 62% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब जरा सोच, जितना ज्यादा इनऑर्गेनिक मटेरियल, जितना ज्यादा अकार्बनिक पदार्थ, उतनी ही ज्यादा क्या? हार्डनेस।
उतनी ज्यादा क्या, हार्डनेस, कठोरता। याद रखिएगा, भूल मत जाना, उतनी ज्यादा क्या होती है, कठोरता। तो हमारे इनेमल में 97% क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। बोन में 62% होता है। बोन से ज्यादा हार्ड है, क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें ज्यादा है। डन मेरे भाई। तो ये थी आज की बात। टाइम हो गया है 5:40, 5 मिनट में आपकी क्लास है, छोड़ते हैं। जाते जाते बस इतनी सी बात बस लेते जाइएगा दिमाग में। तुमको ये आवरण दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये जो आवरण तुमको दिखाई दे रहा है जिसमें प्रोबिश भी है, स्पोरोपोलिनिन है, इस आवरण का नाम है एक्साइन, और इसके अंदर जो कोशिका भित्ति थी उसका नाम है इंटाइन। सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, कल आकर यही बताऊंगा, बस इतना सा याद रखना। ये जो बाहर वाला आवरण था जिसमें प्रोबिश और स्पोरोपोलिनिन था, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल एक्साइन, और अंदर जो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति जो पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी थी, उसका नाम है इंटाइन। जरा देख, यहां पर एक्साइन जो थी वो एक जगह पर खाली है, यहां पर एम्प्टी है, यहां पर नहीं है। इस जगह को तुमको बताना है, ये क्या है बताना कल आकर, ठीक है? चलिए जी, अपन मिलेंगे। आज बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, बहुत कुछ पढ़ाया है, ठीक है? चलो मिलते हैं बेटा कल इसी समय पर, और आगे कंटिन्यू करेंगे, और नर लैंगिक अंगपुंकेसर हम खत्म करेंगे कल, ठीक है? चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।